गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। हो गया, आज एग्जाम था आपका? दिया था आप लोगों ने एग्जाम? यस। चलो, और बाकी सबने? कमलप्रीत, चिराग? यस सर, दिया था। निखिल? क्या स्कोर रहा चिराग भाई आपका? दिया था। स्कोर क्या रहा, एक बार स्कोर भेजना मेरे को कमेंट में। क्या क्या स्कोर रहा तुम लोगों का? चिराग, क्या रहा आपका स्कोर टोटल, या मैथ्स में 32? टोटल क्या है? 140 है। चलो बढ़िया है। अभी ठीक है आपका कुछ? अभी फिजिकली प्रॉब्लम था वो सही हो गया अभी? ठीक है, रिकवरी चल रहा है? ठीक है, ठीक है, एग्जाम के टाइम तक ना हो जाना चाहिए। अच्छा, बाकी ट्राई करो, थोड़ा सा केयरफुल रहो यार। ऐसे अभी एग्जाम टाइम आ रहा है और आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो गए, तो अभी पता है ना, इस टाइम तो क्रूशियल टाइम है, ये एक महीना तो बहुत ही हेल्थ का ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम टाइम में। जाना भी रहेगा, ट्रैवलिंग भी रहेगी, एग्जाम भी है ना, उसका भी प्रेशर है। चलो कोई नहीं, तो ये आज फिर पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना थोड़ा। इसमें जो मैन मैन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे ना, वो मैं बताता हूँ देखो, जो मोस्टली आपको डाउट्स भी होंगे माइट भी, और जो इम्पोर्टेंट भी है ना अपने। करें स्टार्ट? यस सर। चलो ठीक है। और जो आज का जो अपना सेशन था ना, एक्चुअली हम लोग आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे, बाइनोमियल थ्योरम। प्लानर में देखा था आप लोगों ने? तो वो अपन कल वाले सेशन में करेंगे ना, वो एक डे सेशन खिसक जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा ना। डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, कुछ कुछ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे ना, वो देखो, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये एक पहला क्वेश्चन था, क्या ये बना था आप लोगों से? बन गया था? नहीं भाई, फटाफट बताते रहो यार, रेस्पॉन्ड करते रहो जल्दी जल्दी। देखो, या तो हाँ होगा या फिर ना होगा, दो ही काम होंगे ना। क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन क्या दी थी, एक्स टू द पावर 2001, प्लस में क्या दिया था, हाफ माइनस एक्स की पावर 2001। अच्छा, क्या ये आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन लग रहा है? बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। तो पहला काम यस तो क्या था, आपको इसको ओपन करना था ना, क्योंकि ओपन कर लेते तो आपको कुछ एनालाइज हो जाता। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, वही NC0 वाला फंडा आता है, देखा होगा आपने। NC0 2001 C0। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, हाफ टू द पावर 0 ले रहा हूँ, और वो जो x है ना, उसकी हाईएस्ट पावर ले लिया मैंने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 201C1। फिर अब देखो, 1/2 की पावर 1, एक एक बढ़ता रहेगा, और x की पावर एक एक क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो 2000 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आएगा ना। अब सोचो यार कि इसमें डिग्री क्या है, कोई मेरे को बता सकता है इसमें डिग्री कितनी है? इस जो अपना इक्वेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसमें डिग्री कितना है? 2001। 2001 है ना। देखो, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, ये देखो x की पावर 2000 है, इसके आगे जाओगे तो पावर कम ही हो जाएगी। लास्ट में जाओगे तो x की पावर 0 मिलेगा सबसे लास्ट में। ठीक है, वहां आपको कांस्टेंट मिलता है। x की पावर 2001 ये रहा, x की पावर 2001 यहाँ भी है। समझ गए आप? ठीक है, तो मतलब इन दोनों में तो क्या करोगे, x की पावर 2001 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे को सबसे पहले क्या दिख रहा है, x की पावर 2001 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। इसमें देखो, 2001 C0, तो ये होता है NC0। NC0 का रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला 1 है। फिर 1/2 की पावर 0 भी कितना होता है, 1 होता है। समझ गए? क्लियर है? और यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये क्या बनेगा, -x की पावर 2001। अच्छा, -1 की पावर ऑड है, तो क्या ये माइनस का बाहर आएगा साइन? यस सर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि अगर आपने x की पावर 2001 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा -1।
तो कुल मिला के ये तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो फिर डिग्री इसमें 2001 नहीं है, डिग्री इसमें 2000 है फिर, क्योंकि एक तो टर्म ही रिड्यूस हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो बचेगा उसको मैं दिखाता हूँ। 2001 C1 ये बनेगा 1/2 इंटू, अच्छा माइनस एक्स की पावर 2000 मतलब प्लस एक्स की भी पावर 2000 लिख सकते हो। फिर इसके जस्ट बाद कौन आएगा 2001 C2 1/2 की पावर 2 बन जाएगा, और फिर माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1999। ऐसे करके डॉट डॉट करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अब सोचो यार इसके बहुत सारे रूट्स हैं, तो क्या वहां से आपको सम ऑफ रूट्स निकालना नहीं आता? किसी भी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, सब में माइनस का b/a, क्या ये होता है सम ऑफ रूट्स? किसी में भी लगा लो दिमाग, सम ऑफ रूट्स तो सब में ऐसे ही निकालते हैं, नहीं निकालते? यस सर। क्या आएगा फिर आंसर बताओ? सम ऑफ रूट्स मतलब यहाँ से आपको b दिख रहा है, b, आपको पता है पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, सबसे पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है, राइट? तो यहाँ a क्या है आपका, a मतलब ये जैसे थे वो था ना ax², तो उसमें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ पर a ये वाला पार्ट है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है क्या ये a है? इसके बाद में जो आएगा वो b आएगा, फिर c आएगा, फिर d आएगा, राइट? तो क्या आप माइनस का b/a नहीं लिखा सकते? ये a, ये आपका b, तो मैं देखो लिख रहा हूँ माइनस का b, b का मतलब कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ पर कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, 2001 C2 आएगा, इंटू में 1/4 आएगा, ये 1/4 कहाँ से है, 1/2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताना, एक माइनस का 1 भी तो आएगा यहाँ पर कोफिशिएंट में, क्योंकि पावर ऑड है ना, 1999 कितना होता है, ऑड होता है, तो एक -1 भी आएगा। ये मैंने कोफिशिएंट लिख दिया माइनस का b अपॉन a, a में क्या क्या आएगा, 2001 C1 आएगा और एक 1/2 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते, ये आपका आंसर है। अरे इसमें बहुत सारी चीजें, आप 2001 C2 को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, NC1 आपको पता होना चाहिए, NC1 का रिजल्ट होता है n होता है, जैसे 2001 C1 का रिजल्ट कितना है 2001, 2001 C2 इसका रिजल्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए, n इंटू, देखो NC2 का रिजल्ट हमेशा याद रखना, n इंटू n-1/2 ये होता है NC2। समझ गए मैंने क्या लिखा? कोई आपसे पूछे NC3 कितना होता है, तो NC3 कितना होता है n इंटू n-1 n-2 डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर चलो तुम्हें रिजल्ट नहीं याद है, तो क्या तुम्हें एनसीआर का फॉर्मूला नहीं है पता कैसे सॉल्व करते हैं? पता होगा? यस सर। हाँ वही लगा सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइड में n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, कोई भी तरीका। आपको अगर डायरेक्टली पता है रिजल्ट तब भी चलेगा, नहीं पता तो फॉर्मूला लगा, बस हो गया क्वेश्चन। ये बना था या नहीं बना? इंपॉर्टेंट है, देखो बाइनोमियल्स को मैं जिस क्वेश्चंस को टारगेट करो ना, देखो वो सारे बनने चाहिए। और तुम देखना फिर, अनमोल देखना, 22 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए थे, देखो है 22 तो कम था अपना यार। चलो ये बाइनोमियल वाला क्लियर हो गया, क्लियर है? एक ये था, देखो जो जो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो मैं सारे बता दूंगा, ठीक है? ये वाला फंक्शन क्या दिया था, f(2x+3) डिवाइड में 3x+5। अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया उन्होंने, x+4 दिया। और उसने पता है क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में स्टोरी क्या दे दी कि उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ax+b करके है, तो फिर a और b को कंपेयर करके आपको कुछ रिजल्ट बताना है। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन आना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी ने किया था आप में से? यस सर। क्या किया फिर आपने, सॉल्व हुआ? सर 2x+3 और जो x मतलब दिया f(x) उसमें से सर जो सारा है ना उसको t माना था, वहाँ से सर मतलब f(y) निकाला था। ठीक है बहुत बढ़िया। देखो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है ना, तो तुम्हें ये f के अंदर जो भी अजीब सा दिख रहा है, जो भी अजीब सा दिख रहा है, उसको एक बार कुछ भी मान लिया करो, t मान लिया करो, y मान लिया करो, जो आपको अच्छा लगे ना वेरिएबल वो मान लिया करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इसको y मान लिया एक बार, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँ, सब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ना मैं यहाँ से x निकालने की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट तो हमारा किस में हो गया, y में आ गया, ये तो पूरा y हो गया, तो फिर इस x को भी तो चेंज होना चाहिए, तो उस x को ढूंढ रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ y में। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि y के नीचे तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x+3 इज इक्वल टू 3xy+5। मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, x निकाल रहा हूँ, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा 2,
यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3y इक्वल टू में क्या हुआ, 5y। 5y हाँ, इक्वल टू में 5y-3। तो यहाँ से x इक्वल टू देखोगे तो 5y-3 डिवाइड में 2-3y, मतलब ये x का रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ y में। अब मैं इसको रिप्लेस करूँ, देखो कैसे, ये बन गया f ऑफ y, क्योंकि आपने इस पूरे को y माना, और इक्वल टू में क्या, x की जगह क्या लिखोगे, 5y-3 अपॉन में 2-3y, क्योंकि पूरा फंक्शन चेंज करें हम इन टर्म्स ऑफ y में। उसका रीजन, एक बार y में चेंज हो गया ना, फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे x से, और प्लस का 4। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ में, तो 5y-3 प्लस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8-12y, सही है, 8-12, यस सर और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2-3y। 2 तो यहाँ से देखोगे तो कुछ कुछ बैलेंस हो गया, देखो ये क्या बना अपना, माइनस का 7y 7y प्लस में 5, ठीक है, और डिवाइड में 2-3y। देखो ये आ गया हमारा एफ ऑफ वाई। अब देखो एफ ऑफ वाई आने का मतलब हमें चाहिए था एफ ऑफ एक्स, तो रिप्लेस कर दो यार, तो हमारा फंक्शन बन गया, एक्स की जगह रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो ये बन गया 5-7x, जहां जहां वाई है ना एक्स से रिप्लेस कर दिया, डिवाइड में 2-3x, ये लो, इतना सा फंक्शन आ गया, यही हमें चाहिए था। अब देखो क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हो गया, उसने ड्रैग क्या कर दिया कि फंक्शन का इंटीग्रेशन दे दिया आपको। कई बार हो सकता था वो पूछ लेता कि f(2) बताओ, f(3) बताओ, f(4) बताओ, तो वो थोड़ा आसान होता। अब यार एक बात सोचो दिमाग में कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ना उसी को तो कंपेयर करेंगे हम ax प्लस b वाले पार्ट से। किसी को आता है एनीवन, कैसे इंटीग्रेट करते डिनोमिनेटर कुछ मानकर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, हैं? ओके, फिर वहां पर सर पुट करेंगे तो फिर हो जाएगा। x की वैल्यू को चलो फिर में पुट करेंगे सर। ठीक है, वो भी एक तरीका है। बाकी आपको ये ऐसे ये तरीके बताए नहीं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन में पी एक्स अपॉन क्यू एफ एक्स ना, मतलब ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करें, पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, देखो ना ये लीनियर, नीचे भी क्या है, लीनियर ना। तो जब दोनों ये की डिग्री सेम होती है ना, दोनों की डिग्री अगर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, और फिर इंटीग्रेट करते हैं। एडजस्ट मतलब जैसे जितना मेरे को डिनोमिनेटर है उसी टाइप से कुछ बनाना है ऊपर, तो मैं उतना ही ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ उस टाइप से एडजस्टमेंट करना। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस केस में पता क्या करते हैं, डिवाइड करके इंटीग्रेट करते हैं, डिवाइड एंड इंटीग्रेट। और अगर कहानी उल्टी हो गई, उल्टी मतलब क्या बोल दिया मैंने, कि अब डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है, सॉरी, न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है और डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, तो उस केस में लगता है पार्शियल फ्रैक्शन। सुना होगा आपने, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 3 केस होते हैं। अब यहाँ डिग्री सेम थी, तो देखो बैलेंस एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तुम क्या करो, जो डिनोमिनेटर वाली शक्ल है ना, वैसा ही न्यूमरेटर में बनाने की सोचो। तो मेरे को 5 में से 2 लेना है, तो मैंने 5 में से 2 ले लिया, कितना बचा, 3 बच गया। 7x में से 3x लेना था अलग, तो मैंने 3x अलग कर दिया, तो बचा कितना, माइनस का 4x, सही है। Yes, sir. इसे वैसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करके जो करते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बट इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो आपको क्या मिलेगा, वो तो कांस्टेंट मिलेगा ना। यस सर समझ में आया मैंने क्या बोला। यस सर हाँ, और इसमें क्या रह गया, आप पुट करके भी कर सकते हो, मना कुछ भी नहीं है, आप बैलेंस करके भी कर सकते हो, बैलेंस में भी प्रॉब्लम है, तो आप कैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ये है कि जब भी लगे कि मेरे को दोनों की डिग्री सेम दिख रही है, ऊपर भी डिग्री सेम है नीचे भी डिग्री सेम है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर ये एडजस्टमेंट वाला नहीं समझ में आया, तो जो आपने बताया वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2-3x को मैंने टी पुट कर दिया, अब जब टी पुट करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 3 dx इज इक्वल टू dt। तो एक्चुअली कुछ खास रिप्लेस नहीं हो रहा है, सिर्फ dx की जगह dt आएगा। तो देखो स्टोरी क्या चेंज होगी,
dx की जगह dt, बट डिवाइड बाई, इसको तो डिवाइड करेंगे, माइनस का 1/3 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, डिनोमिनेटर को आपने t माना, फिर ऊपर क्या बना 5 माइनस 7 इंटू एक्स, तो आपको यहाँ से x निकालना पड़ेगा, यहाँ से x निकालना पड़ेगा, कितना आएगा x वहां से 2 माइनस टी बाई 3, तो वो यहाँ पुट करना पड़ेगा, 7 टाइम्स 2 माइनस टी अपॉन 3, ये लो, और इंटू में क्या आ जाएगा dt। अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो जो न्यूमरेटर बन रहा है ना, जैसा भी न्यूमरेटर बन रहा है उसमें सब जगह क्या कर दो, डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। उसमें एक लॉग में आएगा, जैसे उसने बोला ना, एक लॉग में आएगा, और एक डायरेक्टली क्या मिलेगा, कटने के बाद कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। अरे वो रिप्लेस बाद में कर देना, पहले dt है तो इंटीग्रेशन t में आएंगे, और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ना, ठीक है, या कोई डाउट है इसमें? बेसिक है इंटीग्रेशन, बेसिक है, प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये वाला नहीं किया सर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, सिंपल सिंपल स्टोरी बताना चाहिए तुम्हें, आर्ग्यूमेंट दिए z माइनस 5 आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस का π/4 है, ठीक है। अच्छा, माइनस का π/4 मतलब समझे क्या आप, आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस का π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, पता ना। ऐसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं, तो एंगल कैसे आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर z को कुछ मान लिया करो, x प्लस आयोटा वाई, तो तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है, x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा, क्या ऐसे लिखोगे, क्लियर है। अच्छा एक बात बताना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं? सर ये चैप्टर नहीं आता, क्लियरली बोले तो। ओके, क्यों? सर रिवाइज करना पड़ेगा पहले 11th का, फिर तो कर लेंगे। ओके, तो फिर चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको इसका आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हम देखो tan इनवर्स करके करते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स करके ही निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट तो आपको थोड़ा बहुत देखो आना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाई एक्स लेते हैं। अब ये कब होता है, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम ये वाला आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है। अगर वो सेकंड वाले में है, तो उसको पाई माइनस करके निकालते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस पाई प्लस थीटा, ऐसे करते हैं। दैट मीन्स ये tan इनवर्स y बाई एक्स तो हम हर बार निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स हर बार निकालेंगे, फर्स्ट में तो एज इट इज, सेकंड में तो पाई माइनस थीटा करते हैं, थर्ड में तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में तो उसको बोलते हैं माइनस का थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला होता है वही नीचे वाला होता है। तो ये चारों क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट्स आपको निकालने आने चाहिए, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको क्या करना था, ये एक्स वाई में तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड लगाया करो कि tan इनवर्स y बाई एक्स। अच्छा, y किसको बोलता है, इमेजिनरी पार्ट को बोलता है, x किसको बोलता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है आपको, आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है ना, तो यहाँ y माइनस 5, तो ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और डिवाइड में रियल पार्ट क्या आएगा, x, इसकी वैल्यू क्या दी आपको, माइनस का π/4। क्या यहाँ से tan इनवर्स उधर जाएगा, उधर जाएगा ना, यस सर। तो क्या बनेगा बताओ? -10 π/4। हाँ, तो वो माइनस का 10 π/4 कितना हो जाएगा आपका, -1। -45। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, -1। तो मैं मतलब ये ऐसे लिख दूं कि इसके डिवाइड में x और इक्वल टू में -1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखा क्या, ये माइनस का x उधर गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देख लो लेफ्ट राइट किया मैंने, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को राइट साइड भेजा, और -x को लेफ्ट साइड भेज दिया। क्या इतना रिजल्ट समझ में आ गया, एक कंडीशन बन गई। यस सर। अब देखो दूसरी कंडीशन उसने ये बोली थी कि जेड नॉट जो आपका ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको z -3 लेस देन इक्वल टू √2, इसको भी सेटिस्फाई करे,
तो क्या आप जेड मान सकते हो? आपको जेड पता है ना क्या होता है भाई? एक्स प्लस आयोटा भाई। तो ये मॉड भी निकालने आते हैं आपको या नहीं निकालने आते? मॉड। एक बार प्लस करके सॉल्वर करो, माइनस करके। नहीं नहीं नहीं, ये मॉड अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो अलग है ना, मॉडुलस, वो अलग होता है। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मॉड अलग होता है, जिसमें हम मॉड का ब्रेक करते हैं ना साइन, तो एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। वो अलग स्टोरी है। वो अलग स्टोरी है। ये अलग स्टोरी है। आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकाला था? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं? देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर निकालना है आपको, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसे होता है वो स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मॉड है, मॉड ऑफ जेड है, तो जेड पता है ना, हमने ऑलरेडी क्या लिया था? जेड हमने क्या लिया था? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने रखा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री का मॉड, वो लेस देन इक्वल टू रूट टू है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मॉड निकालना है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या देखना है? व्हाट इज रियल वैल्यू, व्हाट इज इमेजिनरी वैल्यू। यहाँ रियल वैल्यू बताओ मेरे को। 3 -3 सर। माइनस थ्री कैसे है? एक्स माइनस थ्री है ना रियल वैल्यू, बिना आयोटा वाला, विदाउट आयोटा। x-3 यस सर। हाँ, विदाउट आयोटा जो है ना, वो आपका वही होता है रियल वैल्यू। समझ में आया? और इमेजिनरी क्या होगा? आयोटा बस। हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान दो ना कि उसमें इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है, क्योंकि अगर देखो आपको रियल और इमेजिनरी नहीं पता चलेगा ना, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है? तो ये समझिए क्या, फिर इसको क्या लिखूंगा? अंडर रूट में क्या आएगा? रियल का स्क्वायर, रियल कौन है? एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है? वाई ना, वाई यस का सर। स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट टू। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या दिखेगा? एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सॉरी, वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू। तो सोचो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस सर। सर्कल ही है ना, देखो ना, सर्कल का इक्वेशन नहीं देखा? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करे। अब उन्होंने स्टोरी क्या बोल दी? हाँ जी अनमोल, क्या हुआ? नहीं सर, गलती से। अच्छा अच्छा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करे। अब उसने स्टोरी देखो क्या बोलती कि इफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नॉट सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस कंडीशन, देन हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मतलब कुल मिला के हमें जेड नॉट के बारे में बताना है। जेड नॉट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना? और वो भी क्या बोला है उसने? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नॉट। ठीक है, तो अब देखो यार, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना तो क्लियर हो गया ना। और एक लाइन है जो हमने निकाली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ना। क्या तुम्हें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव का लाइन नहीं आता निकालना? ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफ? अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके लिए। क्या इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो मेरे को कोई? एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू का सेंटर आपको आता है? इसमें सेंटर क्या होता है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर सेंटर क्या होते हैं? एच कोमा के होते हैं, ये सेंटर होते हैं। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को। तो इसको कंपेयर करके बताओ ना, कंपेयर करके। कंपेयर ही तो करना है। 3 और 1 सर। वन का है, जीरो है ना, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही है ना। यस सर। हाँ, ओनली वाई स्क्वायर है, तो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, तो थ्री कोमा जीरो इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये मान लो थ्री कोमा जीरो। क्लियर है? थ्री कोमा जीरो उसका सेंटर है। और रेडियस उसने कितना बताया? रूट टू। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा। रूट टू है, ओरिजिन को टच नहीं करेगा। ये है थ्री कोमा जीरो। और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव का लाइन, क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव का लाइन इस तरह से बनेगा? ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तुम चाहो तो ऐसे भी सोच सकते थे, वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स।
भाई माइनस एक्स होता, जो माइनस एक्स होता है ना उसको 5 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब उसने क्या पूछ लिया तुम्हें, इन दोनों को एक सेटिस्फाई कर रहा है एक पॉइंट, जिसको उसने बोला है जेड नॉट। ऐसे उसने बोला देखो कि जेड नॉट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। और उस जेड नॉट के बारे में उसने पूछ लिया कि क्या स्टोरी है उसकी। एक बार जेड नॉट मिल गया ना तो बात बन जाएगी। अच्छा जेड नॉट मतलब वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का। तो तुम्हें ये ऐसे वो सब आते हैं एंगल्स को यूज करके, या फिर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट बता सकते हो कैसे निकालेंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो दो कंडीशन है ना, देखो दो कंडीशन आपके पास, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। तो क्या आप इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके, किस किस कंडीशन को, x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक तो ये है सर्कल और एक ये लाइन है, क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकाल सकते, ये जो जहां पर टच कर रहा है वो। भाई दो यस सर। कंडीशन दो अननोन, आप इसको यूज कर लेना। दो कंडीशन दो अननोन से आप इजीली उसको निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्या बताओ। निकाल सकते। और अगर चलो वो नहीं भी आता तुम्हें, तो तुम कुछ एंगल थ्योरी भी लगा सकते हो, एंगल वाली थ्योरी भी लगा सकते हो, एंगल वाली थ्योरी ना वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे बताओ, चलो मैं एंगल वाली थ्योरी बताऊँ आपको कैसे लगेगा। ये आपको पता है ये लाइन का एंगल कितना है, ये तो उसको पता है ना माइनस का, ये पाई/4 दिया उसने, ये वाला स्लोप दिया था ना। यस सर। हाँ अगर मान लो यहाँ से मैं ऐसे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस तरह से, इस तरह से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो। ये 90 हो जाएगा है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये पाई/4 हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपकी वाई है। और ये जो बेस वाली लेंथ है वो आपका एक्स है। और जो इसका रेडियस है, वो रेडियस कितना दिया है, √2 दिया है, नहीं दिया। तो ये जो इस तरह से देखो सर्कल में ऐसी स्टोरी बन गई देखो, ये यहाँ पर एक पॉइंट है जेड नॉट, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का सोचो, ये 3 है, समझ गए। यही तो 3 था ना, 3,0। और हमें ये वाला अगर पॉइंट मिल जाए, मतलब ये वाला लेंथ, तो अगर मान लो मैंने इसको x0 बोल दिया, तो क्या आप इस 3 में ये वाला लेंथ ऐड करके ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते। भाई x वाला यही होता है ना, x तो, और हाइट ये होती है, और ये हमें पता है ये रेडियस है। तो क्या उस सर्कल का रेडियस √2 था, √2 था ना। यस सर। यस सर। ये एंगल पाई/4 है, तो मेरे को यार ये इस ट्रायंगल में, अगर ये एंगल पाई/4 है, ये √2 है, तो क्या तुम ये वाली लेंथ नहीं बता सकते मेरे को, वाई लेंथ, और ये लेंथ नहीं बता सकते। अरे एक साइड पता है, दूसरी साइड को यूज कर लो। और तुम्हारे पास वो पाकिस्तान बुक का पैसा वाला बताया था ना मैंने एक दिन, नहीं बताया था, जिससे आपको यूज यस करके साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ से साइन थीटा क्या लिखूंगा बताओ, sin 45, क्या लिखूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, y/हाइपोटेनस √2। तो क्या y इक्वल टू कितना आया, √2 इंटू sin 45, sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना बना रिजल्ट, 1 क्या। यस सर। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 आ गया। और अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मतलब ये वाली लेंथ यूज करनी है। सोचो किसमें बेस आ रहा है और हाइपोटेनस आ रहा है, किसमें बेस और हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस, फोर्थ में सर। कॉस थीटा में। तो मैं cos 45 यूज कर रहा हूँ। क्या लिखते हैं उसको, बेस, बेस हमारा है ये x0 अपॉन हाइट, हाइट कितने, सॉरी बेस और रूट। हाइपोटेनस, सॉरी बेस और हाइपोटेनस तो √2। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही √2 इंटू cos 45, क्या ये भी 1 होता है, यस सर। तो यस ये भी सर। 1 आएगा। अब प्रॉब्लम पता है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट 1 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मतलब ये लेंथ होगी, देखो ये लेंथ, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उसमें 3 भी तो ऐड होगा, x कोऑर्डिनेट तो पूरा होता है यार, y कोऑर्डिनेट का मतलब हाइट है। देखो हाइट तो ये सब जगह सेम ही रहेगी, ये लो भाई हाइट तो सेम रहती है ना, बट x तो चेंज हो गया। तो x यस सर। कोऑर्डिनेट कितना आएगा एक्चुअली, 3+1 आएगा, तो मतलब कोऑर्डिनेट आएगा 4। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसने पूछा था ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या आया, x, y, विच मीन्स
4,1। अब यार इस 4,1 लिखूं, या अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4 प्लस आयोटा, ये भी चलेगा भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऐसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई। यस सर। हाँ। अब देखो, अब जो उसने पूछा ना, आप जेड नॉट निकाल लो, ये सब निकाल सकते हो, जो भी ऑप्शन मैच करे ना वो टिक कर देना। अब तो ऑप्शन के ऊपर काम करना है भाई। जैसे कोई मैंने पूछा आपसे कि इसका मॉड क्या आएगा, तो इसका मॉड नहीं बता सकते, क्या आएगा, मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, और इसमें इमेजिनरी पार्ट पता है कितना है, आयोटा के बाजू में क्या है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो √17 आएगा। यही आंसर आएगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझे ही नहीं समझे भाई? यस सर समझे। हाँ। चलो, ये जो ऊपर एक क्वेश्चन, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मैंने बताया नहीं था, ये वेक्टर 3D में बहुत बार बताया यार, किसी भी पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं इमेज, तो ये तुम्हें आता होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट था ना, एक ये भी इंपॉर्टेंट था यार, देखो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन, ये समझ में आया था क्या रिलेशन वाला क्वेश्चन तुम्हें, रिलेशन कैसे करते हैं? पहले तो मुझे बताओ, ये रिलेशन कैसे बनाया तुम लोगों ने, ये रिलेशन, रिलेशन उसने कैसे दिया था, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन बाई, कैसे डिफाइन है, एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2y। मतलब इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा रिलेशन था, इसको जो सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ वही ऑर्डर पे रहेंगे। अच्छा, रिलेशन कहाँ डिफाइन है, ऑन सेट ए, इसका मतलब एक रिलेशन ए टू ए डिफाइन है। तो तुम्हें पता है ए टू ए डिफाइन होने का मतलब, पहले ए क्रॉस ए में एलिमेंट निकालते हैं। कोई बता सकता है मेरे को ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर टोटल, 16 ना? 69। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह आता होगा तुम्हें, ए क्रॉस ए में कोई पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, 16 आएंगे, बहुत सारे आएंगे, जैसे लाइक 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर आएंगे 2,1 2,2 2,3 2,4 लाइक दैट। बट उसके भी जो सबसेट होते हैं, कोई तुमसे ये पूछता ना इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, अगर ये पूछा होता किसी ने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या होते हैं, 16 जो ऑर्डर पे रहे ना अपने पास, उनके सबसेट से हमारे क्या होते हैं, रिलेशन। तो आंसर आता है 2 to the power 16 टोटल रिलेशन। ए क्रॉस ए के जो सबसेट्स होते हैं ना, उन्हीं को रिलेशन बोलते हैं, सबसेट्स। और तुम्हें पता है सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 to the power n के फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर है? बट उसने आपसे टोटल रिलेशन नहीं पूछे, उसने बोला था एक ही रिलेशन बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उसमें जो काउंटिंग आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको क्या बोला है, एम बोला है। तो मैं चलो रिलेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कौन कौन से ऑर्डर पे आएंगे। बट याद रखना, एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2y होना चाहिए। ठीक है, आप दिमाग में रखो, जैसे मतलब बहुत सारे ऑर्डर पे रहेंगे, देखो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, ऐसे आएंगे। इसमें से कौन कौन से जो हमें सेटिस्फाई करे वही लेंगे। फिर आएगा जैसे मान लो 2,1 2,2 ऐसे करके आएंगे, फिर 3,1 3,2, ये सारे आएंगे। फिर लास्ट का कार्टेशियन आएगा 4,1 4,2 4,3 4,4, इनमें से ही कुछ ऑर्डर पर यहाँ पर आएंगे। तो पहले बताओ 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? यस सर। यस सर। देखो कैसे करेगा, देखो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 2 होता है, सही है, तो 1,1 आएगा। या आप उल्टा सोचो, इसमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो बताओ, वन कोई तो कोमा होगा। थ्री कौन सा नहीं कर रहा? 1,3 1,4। 1,3 तो कर रहा है यार, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6, तो 1 तो 6 से छोटा ही होता है, ये तो कर रहा सर है यार। 3,1 नहीं करेगा। हाँ, 3,1 नहीं करेगा, देखो क्यों, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। इसमें रखो भाई, इसमें अमन अनमोल, इसमें रखो, इस कंडीशन ठीक में है। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू टू 2, तो 3 2 से थोड़ी छोटा होता है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, और ऐसे भी देखो, 4,1। 4,1। 4,1 भी नहीं आएगा, 4,1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 2। अच्छा, 4,2 तो आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो मैं ऐसे बोल दूं, फिर ये सारे लिखने के बजाय ये लिख दूं कि इस रिलेशन में
जो उसने पूछा है उसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? ऑर्डर पेयर दो को छोड़ दो भाई, ये दो ही तो नहीं आए ना, एक ये नहीं आया एक ये नहीं आया, बाकी सारे तो आएंगे ना। यस सर। कितनी हो जाएगी काउंटिंग? 14 ना। 14। यस उसने बोला था, उसने बोला है देखो, उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, उसको बोला है एम। तो मतलब एम की वैल्यू आ गई 14। इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट्स ये हैं सारे, देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे आएंगे एक्सेप्ट 3,1 4,1, तो 14 तो आ गए। फिर उसने बोला है एन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक आर सिमेट्रिक। अच्छा, बोला है उसने रिलेशन जो आर है आपका, ये सारा का सारा 1 1 1 2 1 3 1 4, मैं सारा का सारा फिर से लिख रहा हूँ। 2 1 2 2, जो जो उसमें आएगा सारा, 2 3 2 4, फिर 3 2 इसमें आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा। और उसको क्या बनाना है उसने? सिमेट्रिक ना। तुम्हें यस पता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यस सर। यस सिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें ए कोमा बी आता है तो उसमें हम बी कोमा ए भी ढूंढते हैं, राइट। अब उसने बोला है कि आपको एन किसको रिप्रेजेंट करा है, कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर और ऐड करूं तो ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। तो देख के बताओ इसमें कितने और ऑर्डर पेयर ऐड करने पड़ेंगे? कितने और मतलब जो दो तीन ऑर्डर पेयर जो दिख रहे हैं ना आपको, वो ऐड कर दो तो सिमेट्रिक बन जाए। सर एक तो 1,3। हाँ, 1,3 तो पहले से ही है, 1,3 तो उसमें पहले से ही है। मतलब 3,1 फोर उसको। 3,1 देखो, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होता है, 1 2 का रिवर्स 2 1 अवेलेबल है, 1 3 का रिवर्स 3 1 वो अवेलेबल नहीं था, ये तो मैंने पहले ही हटा दिया था। तो अगर मैं इसमें एक 3 1 और ऐड कर दूं तो ये 1 3 का रिवर्स भी आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव 4 अपना 1। सिमेट्रिक बन जाएगा। अच्छा, 4 1 1 4 का रिवर्स 4 1 भी नहीं था, तो अगर मैं एक 4,1 भी डाल दूं, मतलब ये ऐड कर रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, तो ये पूरा का पूरा पैकेज सिमेट्रिक बन जाएगा क्या? यस यस सर। सर एन की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 2 2 आएगी। आई। अब उसने देखो आगे क्या बोला, पी बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक आर एज ए रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसको बनाना है हमें रिफ्लेक्सिव, तो इसमें क्या और ऐड करूं कि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, और उसकी जो काउंटिंग है ना, उसको उसने क्या बोला है, पी बोला है। अच्छा, आपको रिफ्लेक्सिव पता है क्या होता है? सर 1 1 2 हाँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जो, जैसे मतलब एक रो से में जो चार एलिमेंट है 1 2 3 4, तो उसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके ना, जितने भी एलिमेंट्स है। और उनके अलावा अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं। बट जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो आपका रिलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, कंपलसरी 1 1 2 2 3 3 4 4 ही होनी चाहिए। एक्स्ट्रा अगर एलिमेंट आ जाता ना तो वो आइडेंटिटी नहीं रहता, रिफ्लेक्सिव को चलता है। तो यार इसमें है तो अपने पास 1 1 है, 2 2 ऑलरेडी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो कुछ रिफ्लेक्सिव के लिए ऐड करना पड़ेगा क्या? नो नो सर। सर नहीं, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 0। 0। बस हो गया क्वेश्चन। अब उसने जो जो पूछा है वो निकाल लो, m प्लस 2n प्लस पी, ये तो तुम फाइंड आउट कर ही सकते हो। यस सर चलो, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया वाला क्वेश्चन बनाएगा तुमसे, एरिया वाला नहीं बना। और ये वाला, ये सरकम सेंटर वाला और ये सब चीजें, ये भी बनना चाहिए था। इसमें पहले वो कोऑर्डिनेट निकाल लो आप लोग। तुम्हें पता है ये सेंट्रोइड जो होता है ना, जी और एच, इसके लिए तुम्हें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना था। एच जी ओ को ना ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। एच का मतलब होता है ये ऑर्थो सेंटर, ओ का मतलब यहाँ पर होता है सरकम सेंटर। ये वाला हमेशा कंसेप्ट याद रखा करो, इंपॉर्टेंट है, यही लगता है यहाँ पर। क्या क्या दिए, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तुम्हें ये 5,8 दिया है, और सेंट्रोइड सेंट्रोइड भी दिया है 3,14/3। और इस सरकम सेंटर को तुम कुछ मान लेते, x, y मान लेते, या अल्फा, बीटा। तो ये जी जी एच और ओ को क्या कर रहा है, इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन? ये इंटरनल डिवीजन होता है ना।
अरे दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक होता है यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता तो तुम्हें आपको ओ का कोऑर्डिनेट मिल जाता। ओ का कोऑर्डिनेट मिलता ना तो बहुत सारी चीजें आराम से बन जाती क्वेश्चन में, प्रॉब्लम नहीं आती। समझ गए? क्योंकि एक बार हमें सरकम सेंटर मिल गया ना, तो उसके बाद में तुम उसका राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह जो भी दिया उसका रेडियस निकालना है, जो भी निकालना है वो इजीली बन जाता। ठीक है ना? करके देखना इस कंसेप्ट से। और ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला जो उसने बोला है, तुम्हें इसके लिए देखो कर्व बनाना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा। और उसके बाद उसने जो बोला है वो सोचेंगे। चलो क्या क्या कंडीशन दी है ये बताओ पहले तो। कंसिडर ऑल रेक्टेंगल लाइज इन द रीजन। ठीक है, सारे के सारे रेक्टेंगल के बारे में सोचना है जो इस रीजन में लाई करें, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। और वाई, वाई का वैल्यू उसने क्या दिया है, 2 टाइम्स sin 2x। अच्छा तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ पता है यस सर। कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ, कोई तुमसे पूछेगा sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो भी वैसे ही बनेगा। उसका वैल्यू भी मैक्सिमम कितना होगा, इसका भी मैक्सिमम 1 ही होता है। साइन एक्स हो या sin 2x हो या sin 3x हो, सबका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। सिर्फ sin 2x में क्या चेंज होता है, उसका पीरियड चेंज हो जाता है। जो साइन एक्स लेट से रिपीट करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, साइन एक्स तुम्हें पीरियड में कितना देगा, पाई देगा। फटाफट फटाफट रिपीट करेगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? साइन एक्स, sin 2x, sin 3x, sin 4x, सबका कोई पूछे ना रेंज क्या होता है, -1 to 1 ही होता है। हाँ, ये 2 टाइम्स कर दोगे ना तो फिर रेंज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब जो -1 से 1 था, फिर वो चला जाता है -2 से 2। समझ गए? और चलो छोटी मोटी चीजें बताता हूँ, जैसे ये π/4 अगर मैंने रखा, मैं बताता हूँ तुम्हें, π/4 रखो, इसमें रखो π/4। क्या π/4 का डबल एक्स की जगह रखना है 90, और sin 90 कितना होता है 1, और 1 × 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 है। किस पॉइंट पे, π/4 पे। ग्राफ किसका प्लॉट कर रहा हूं मैं, 2 टाइम्स sin 2x का प्लॉट कर रहा हूँ। सिमिलर टू साइन एक्स ही आता है। ग्राफ सबके एक जैसे दिखते हैं, ये ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। बस इतना चेंज हो जाएगा, जो पहले साइन यहाँ पाई देता था, अब यही sin 2x आपको यहाँ देगा π/2। sin 2x पाई यहाँ देगा। समझ गए? थोड़ा सा पीरियड है ना, पीरियड वो फटाफट फटाफट रिपीट होता है फंक्शन का। अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये π/2 आपका, देखो ना, 90 रखो। sin 2 × 90, क्या वो 180 होता है? और यस साइन सर। 180 जीरो नहीं होता? और 0 × 2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने ये तुम्हारे सामने ना ग्राफ बना दिया, मैंने किसका ग्राफ बनाया, 2 टाइम sin 2x का। अब उसने क्या बोला है, उसका एक साइड तो कहाँ पर है, अरे उसके अंदर रेक्टेंगल बोला है उसने, रेक्टेंगल बोला ना। और आपको क्या दिया है, एक साइड तो उसका क्या है, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, उस रेक्टेंगल का। और दूसरी साइड कहाँ बोला है उसने, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग्स। ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें ये रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ। क्या उसने ये बोला है क्या भाई, एक साइड तो उसका कहाँ पर है, हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस। देखो एक साइड एक्स एक्सिस पे है क्या इस रेक्टेंगल का, सही है? यस सर। चलो मैं यहाँ पर इसको मिड डिवाइड कर रहा हूँ ना इसको। और एक साइड अगर एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा साइड तो वो कहीं भी आ सकता है, तो एक कर्व पे यहाँ पर बनेगा। इसके आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि हमें कर्व के अंदर रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल की बात की। तो ये वाला साइड लेंथ और ये वाला साइड लेंथ सेम होगा, और ये बेस और ये वाला सामने वाला सेम होगा। ठीक है? अच्छा इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ, तुम्हें रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना आता है? और एरिया भी नहीं चाहिए हमें, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, एरिया भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ पेरीमीटर्स, सिर्फ पेरीमीटर्स। और बता सकता है पेरीमीटर्स क्या आएगा? 12 + 20। पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर यार, रेक्टेंगल का पेरीमीटर के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा ना इसको। देखो जैसे मान लो ये जो लेंथ है, ये जो इतनी सी लेंथ है ना आपके सामने, ये वाली लेंथ, इसको हम कुछ तो मानेंगे ना, तभी तो ये वाली लेंथ मिलेगी पूरी पूरी। क्या मानो बताओ? अल्फा मान लो, कुछ भी अननोन मान लो यार, एक कोई अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी एक,
एक्स वाई मत मत मान के कुछ अलग मानो, क्योंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी यूज किए ना उसने। कुछ अलग ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो अलग। अगर मान लो मैंने उसमें अल्फा भी ले लिया होता, ठीक है, तो फिर वो जो आगे वाला है वो लेंथ, वो क्या बन जाता? क्या बनता? हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर मतलब समझ गए ना, पूरा का पूरा साइड लेंथ चाहिए अपने को, पूरा का पूरा। जैसे मान लो ये वाली साइड लेंथ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी चाहिए ना। तो अगर हमने एक भी निकाल ली तो उसको डबल कर देंगे हम। एक लेंथ भी अगर निकाल लिया ना हमने तो उसको डबल कर देंगे हम। यस सर। बताओ तो क्या करें फिर? आप कुछ अननोन ले लो, कोई भी एक साइड लेंथ है ना, उसका थोड़ा सा जो पार्ट है उसको अननोन लेके आप ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने की सोचो। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, अगर ये वाला भी मिल गया ना, ये कोऑर्डिनेट जिसको नाम दिया है, तो तुम्हें बहुत सारी चीज मिल जाएगी। जैसे क्या क्या मिल सकता है, ये हाइट मिल जाएगा। अगर ये हाइट मिल गया तो ये हाइट भी मिल जाएगा। वो तो डबल करना है, एक्चुअली मेरे को सिर्फ ये सोचना है, ये वाला लेंथ क्या है, चाहे बेस वाला लेंथ मान लो या ऊपर वाला लेंथ मान लो, कोई भी एक लेंथ ये चाहिए और ये हाइट चाहिए। अगर ये दो लेंथ भी आ गई तो अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो उसको डबल कर दूंगा। पेरीमीटर तो मतलब सारी लेंथ का सेम जो पूरा पैकेज है, उसी को तो पेरीमीटर बोलेंगे ना। सही है। यस सर। बताओ तो फिर क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का ये तो लेंथ पता है क्या तुम्हें? ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? π/4। अगर मान लो मैंने इसको कुछ मान लिया होता, ये वाला लेंथ मान लो मैंने अल्फा ले लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो क्या तुम्हें ये वाला पॉइंट का वैल्यू मिल गया क्या? जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना आएगा वो? π/4 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ उसको? यस सर। लिख सकता हूँ भाई, इतना π/4 है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा, भाई ये नहीं पता इसीलिए तो मैंने उसको अल्फा माना है। ये लेंथ नहीं पता हमें तो मैंने उसको अल्फा मान लिया। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो π/4 प्लस अल्फा मिल गया। अच्छा, तो ये जो ए वाला कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही आएगा जो मैंने नीचे लिखा है, π/4 प्लस अल्फा। अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होता है ना। और अगर यस मेरे सर। को हाइट चाहिए, ये वाई हाइट। अच्छा एक बात बताना, ये जो ए वाला पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? कर्व पे ना? कहाँ लाई कर रहा है? कर्व पे। और अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पता है π/4 प्लस अल्फा, तो क्या मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट कर दूं तो मैं वैल्यू फंक्शन ही निकाल लूं वाई? भाई कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा है मतलब क्या होता है? अगर मेरे को एक्स इज इक्वल टू 2 पता है तो मैं वाई कहाँ से निकालता हूँ? फ्रॉम द कर्व ना। यस सर। तो यहाँ रखो, इसमें इसमें रखो π/4 प्लस अल्फा, तो ये बनेगा 2 इंटू साइन 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? π/4 प्लस अल्फा। अच्छा इसको डबल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 टाइम्स करोगे तो कितना बन जाएगा? π/2 प्लस 2 अल्फा। कहीं पढ़ा है तुमने साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता है, लेकिन साइन π/2 प्लस थीटा रिडक्शन फॉर्म पॉजिटिव। ना, पॉजिटिव। कॉस थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। साइन 90 प्लस थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी से। तो मतलब मेरे को वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा। क्या ये वाला पॉइंट मिल गया? इसका मतलब हमें ये पूरा लेंथ मिल गया। सही है, एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, इतने से पार्ट में। सही है ना? तो इसका पेरीमीटर तो बता दो अब यार। क्या इसका पेरीमीटर मैं ये बोल दूं कि ये मैंने अल्फा माना तो ये अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ 2 अल्फा। और ये जो हाइट है उसको कितना निकाला हमने, कैलकुलेट कितना किया था? 2 टाइम
कॉस टू अल्फा। अच्छा, इन दोनों का ऐड करने के बाद मेरे को क्या क्या मिला? ऐड करने के बाद ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ मिल गई। क्या इसको डबल कर दूं? पेरीमीटर का मतलब यस सर। ये आपका पेरीमीटर आ गया। ये लो, पेरीमीटर क्या आया? 2 टाइम्स 2 अल्फा। ये 2 अल्फा कहाँ से मिला? देखो ये अल्फा था, ये भी अल्फा माना था हमने। 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस हाइट, और हाइट भी 2 है। देखो 2 हाइट है, 2 बेस है, समझ गए ना? तो एक बेस मैंने 2 अल्फा बोला, तो ऊपर भी 2 अल्फा है, 4 अल्फा। हाइट 2 cos 2 अल्फा, इधर भी हाइट कितनी है? 2 cos 2 अल्फा। ये पेरीमीटर आ गया। अब उसने क्या बोला है? एरिया क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर। समझ में आया? अच्छा, किसी रेक्टेंगल का एरिया अगर निकाला है, वो भी क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम। और उसका एरिया मैक्सिमम कब होना चाहिए? जब उसका पेरीमीटर कैसा हो जाए? मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट बन गया यार। क्या तुम्हें यहाँ पर टीपी बाई डी अल्फा निकालना चाहिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालने चाहिए आपको, या नहीं? यस सर। क्योंकि हमें क्या चाहिए? उसका एरिया चाहिए। देखो एरिया तो तुम्हें पहले ही पता चल गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये बेस इंटू हाइट ना। एरिया तुम्हें पता है, बट वो एरिया कब आएगा? जब उसका मैक्सिमम पेरीमीटर होगा। और मैक्सिमम पेरीमीटर आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको अल्फा की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, जैसे मैं दिखाता हूँ। देखो डिफरेंशिएट 2 टाइम्स एज इट इज रहेगा 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन 2, और 2 टाइम cos 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई? -4 cos 2 अल्फा लिख दूं? सॉरी, sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस सर। माइनस का sin 2 अल्फा, और फिर 2 अल्फा का भी तो एक 2 आएगा ना, तो 2 2 से 4 हो गया वो। यस ठीक है? इसको इक्वल टू 0 करके आप पहले क्या निकालो यहाँ से? अल्फा की वैल्यू निकालो, जो भी अल्फा की वैल्यू आती है। अच्छा, तुम्हें वो पता है उसको डबल डिफरेंशिएशन थ्योरी से हम पता करते हैं वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? देखा होगा। सर। यस सर। हाँ, तो आपको क्या करना था? उसी अल्फा को वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके देखते। अगर आपको लग रहा है, मैं देखो फिर भी रिवाइज करके दिखाता हूँ। अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आता है, तो वो पॉइंट किसका काम करता है? मिनिमा का काम करता है। याद आया कुछ? यस सर। डबल डिफरेंशिएशन थ्योरी होती है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आया, तो वो किसका काम करता है? मैक्सिमा का काम करता है। समझ गए? तो फिर यहाँ से आपको अल्फा मिलता, फिर अल्फा जैसे ही मिल जाता आप इसका एरिया निकाल लेते। क्वेश्चन में उसने रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, ठीक है ना? थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बेसिस था यार ये क्वेश्चन, और उसमें देखो कोऑर्डिनेट के साथ साथ डायग्राम के साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा को इन्वॉल्वमेंट कर दी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये वाले में क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट कैसे किया होगा आपने? इसको डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव पूछा ना आपसे, किया ही नहीं होगा इतना बड़ा देख के ना। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप क्या किया करो? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाया करो। आप चाहे आज करके देखना, मैं बताता हूँ, हिंट देके जाता हूँ। जब भी आपको इस तरह से पार्ट पार्ट दिखे कि 1 - x अपॉन में 1 + x, देखो ना रूट में ऐसे ही लिखा था, यहाँ भी रूट में 1 - x था। तो आप हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप x की जगह cos थीटा पुट किया करो। पुट x एज cos थीटा, ताकि कंक्लूजन देखो तुम्हारा कैसे बनेगा। ये बनेगा 1 - cos थीटा और डिवाइड में 1 + cos थीटा। क्या तुमने ये दोनों की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी? याद करो, 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता था, और 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल? ये था हमारा 2 cos² थीटा। याद है डबल एंगल प्रॉपर्टी? यस यस। सर। ये वाले को क्या बोलते हैं? 2 sin² थीटा होता है। हाँ, अब तुम सोचो कि अगर 1 + cos 2 थीटा है, तो ये थीटा है। और अगर मैं इसको थीटा कर दूं, 1 + cos थीटा कर दूं, तो उसको क्या लिखूंगा? θ/2। 2 2 बस वही काम करना था। तो ये रिजल्ट हमारा देखो सिंपल कन्वर्ट हो गया। ये डिवाइड वाला तो है आपका 2 cos² θ/2, और ये 1 - cos थीटा को क्या लिखोगे फिर? 2 2 sin θ/2। sin²θ/2। एंगल आधे हो जाते हैं, एंगल हाफ हो जाते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, sin² अपॉन cos² बन जाएगा tan², और उसका रूट लोगे तो tan θ/2। ये लो, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। ये जो पार्ट है ना, देखो मैं दिखाता हूँ क्या बन गया। 2 × क्या बना, खुद देखो।
tan इनवर्स इनटू tan इनवर्स के अंदर कितना आया, tan ऑफ थीटा बाई 2। क्या हम इसको प्रॉपर्टी से 2 इंटू थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते? यस सर। तो ये 2 से 2 भी कट गया, तो मतलब ये पहला हाफ कितना बना, थीटा, और बाहर कौन है, कॉस। तो मेरे को दिख गया सिर्फ कॉस थीटा आया, ये जो इतना पार्ट कॉस थीटा आ गया, दिख गया क्या? ऐसे रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली तुम इस सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना, एक्स की जगह वो भी क्या रखना, उसमें भी सेम अप्रोच है। जब भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स दिखे, और अगर अंडर रूट में तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता, तो तुम एक्स की जगह क्या पुट करते, या तो साइन थीटा पुट कर लो या कोस थीटा, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों से आंसर सेम आते हैं। कर लोगे इसके बाद? तो रिड्यूस करना है, पहले रिड्यूस करना है, आप डायरेक्टली मत करना। ये आईटीएफ को यूज करके डिफरेंशिएशन है, इनमें ऐसे नहीं करना कि सर मैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लगाने बैठ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई उस एक्स को देखो, ये एक्स नॉर्मल एक्स नहीं है, अंडर रूट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो वाला तरीका नहीं फॉलो करना था। अच्छा ये वाला तुम्हें ये आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था यार। डिफरेंशियल इक्वेशन आता है क्या, मतलब कितना कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? ये हम रिवाइज करेंगे। देखो मैंने जो आगे कैलकुलस के जो पार्ट के बनाए ना, अभी कल से जितने भी 10 दिन में आएंगे ना, 10 दिन में मोस्ट प्रोबेबली स्कोरिंग चैप्टर करेंगे। जैसे एक दिन लिमिट हो गया, ठीक है, एक दिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से कर लेंगे। एओडी के भी 2 दिन लिए मैंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी वाले हो गए वो सब लिए हैं। डिफरेंशियल को मैंने 2 दिन में लिया है, वो देखेंगे। ये वाला पढ़ा है तुम लोगों ने, ये कौन सा टाइप है? अच्छा पहली बात तो देखो एफ डेस एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मैं थोड़ा बता देता हूँ। और ये कौन सा टाइप है वो भी देख लेंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब है वाई इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1। ये कुछ इस तरह से लिखा होता है। देखो पहला काम क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाया करो। तो मैंने 1 बनाने के लिए क्या किया, एक्स प्लस 1 से पूरे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, -2 इंटू, अच्छा इसमें से एक्स कॉमन ले लो, सही है। और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 डिवाइड कर दिया मैंने पूरे को, और यहाँ डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा किस टाइप का दिख रहा है तुम्हें, किस टाइप का दिख रहा है? क्लास लैग कर रहा है? नहीं तो आवाज तो आ रहा है सही। अनमोल लैग कर रहा है क्लास? नहीं सर ठीक है। नहीं ना, एक बार थोड़ा नेटवर्क चेक करो आप। ये कौन सा टाइप है? आपको देखो टाइप याद कराता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ जो क्यू होता है वो एक फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स में। जब भी कुछ इस टाइप का दिखे तो इसको कौन सा टाइप बोलते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद आया कुछ, पढ़ा है यस क्या आपको पक्का? यस सर। हाँ तो ये कुछ ऐसा ही है। अरे ये एक्स प्लस 1 तो कट गया यार, इसको भूल क्या रहे हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें p कितना है आपका, p दिख रहा है आपको? p कहाँ देखते हैं, y का कोफिशिएंट विद साइन, तो माइनस का 2x। और q क्या है आपका, e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मेरे को इतना बता दो। पहला काम क्या होता है उसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, आई एफ। कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर p इंटू डी एक्स करके। p कितना आपका, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x dx। बताओ मेरे को इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर में क्या लिखूं? एक बता दो ये क्वेश्चन, फिर बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ना इसका। ई की पावर -x। e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देखो सॉल्यूशन लिखता हूँ, जब भी याद रखना। ये वैसे तो मैं ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से बताऊंगा ही। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y में है। कैसे पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो y में है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में आता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे करते हैं सॉल्यूशन। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
इंटीग्रेशन में क्या आएगा, क्यू। क्यू क्या आपका, e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आपका क्यू। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ फायदा हुआ, ये तो कट गया, कट गया क्या, यस सर। बचा क्या, इंटीग्रेशन में वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। क्या तुम्हें वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं आता, यस सर। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। वन अपॉन लीनियर का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद देखो सी निकालना था और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताना था आपको, क्योंकि सी मिलेगा ना अभी इंटीग्रेट करेंगे तो इसको। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। एक्स प्लस वन को टी मान लें। टी नहीं मानना, टी मानने से क्या करेगा, क्या आएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो उसको मानने की जरूरत क्या है ऐसे, हाँ ठीक है वो भी समझ गया। ये एक्स की पावर एन का प्रॉपर्टी लगाना है इसमें, ठीक है। जैसे ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा ना, एक्स प्लस वन का स्क्वायर पावर में माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। टी मानने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो तुम्हें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आना चाहिए ना, सिमिलरली। तो ये क्या लिखूंगे, इसको मैं एक्स प्लस वन की पावर, इस पावर में कितना ऐड करते हैं याद है क्या, प्लस वन। अरे इसका इंटीग्रेशन आता ना एक्स की पावर एन यस प्लस सर। वन डिवाइड में एन प्लस वन, बस वही वाला तरीका लगाना था। आप टी वगैरह मत मानो, और प्लस में आएगा सी। अब ये सी कैसे मिलेगा, उसने एक कंडीशन दी थी कि एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, जीरो, और वाई कितना लेना है, फाइव। ये काम तुम कर लेते लास्ट में, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू फाइव यूज करनी है, उसके बाद में आपको फंक्शन मिल जाएगा। देखो जीरो रखोगे ना, तो आप जीरो रख के देख लो, ये जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा फाइव, ये जीरो, तो ये वन, और डिवाइड में माइनस वन, तो सिक्स आएगा। तो सी तो सिक्स आएगा भाई आपका, किया था क्या, सिक्स आ गया सी। मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें दिखा क्या सी का वैल्यू सिक्स इस कंडीशन पे। यस सर। सी सिक्स आएगा, उसको पुट कर लेना और थोड़ा लेफ्ट राइट करना और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ना, बाकी मैं बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन लगाना यार। इसमें कोई डाउट हो ना तो मेरे को पूछ लेना, डोंट वरी, मैं बता दूंगा आज। इसको देखो तरीका वही है, मैं तुम्हें फिर भी हिंट दे देता हूँ, तुम सबको सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट दे दो ऐसे, फिर इसको भी ओपन कर दो, सब प्रॉपर्टी का खेल है, और इसको भी अलग अलग कर दो। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऐसे सेपरेट सेपरेट दे सकते हो। इसके लिए लगाना प्रॉपर्टी कौन सी वाली, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर डिटर्मिनेंट। क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी, ये मैंने एक दिन बताया भी था यार, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमेशा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए। और एक प्रॉपर्टी ये लगेगी इसमें, बार बार लगेगी, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के टू द पावर एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ एन होता है, ये यहाँ पर यूज होगी। पहले बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, फिर उसके बाद में थ्री का भी डिटर्मिनेंट जब बाहर आएगा ना, तो वो थ्री टू द पावर एन आता है, और ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ऑर्डर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्राई करना इस प्रॉपर्टी से, दोनों प्रॉपर्टी से, नहीं बनेगा तो मेरे को बताना मैसेज करके ना। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे ना वो तुम ट्राई करके बताना है अगर। और ये आई थिंक ये वाला तो बनना चाहिए था यार, ये वाला बना, इसमें टू कॉमन ले लेते तो बनता वन प्लस कॉस फोर एक्स, और इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें, हम इसको क्या लिखते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे। तो ये टू एक्स का भी डबल है, तो इसको लिखेंगे हम टू कॉस स्क्वायर टू थीटा लिखेंगे, फिर इस टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ये ऐसे कर कर करे ना, मर्ज कर देना, तब तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता। आई थिंक ये बना या नहीं बना तुम लोगों से, बना था। ये सब प्रॉपर्टी यार सिराज, प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी ये याद रख, वन प्लस कॉस टू थीटा, इसको हम लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रख। अगर इसका डबल कर दो, वन प्लस कॉस फोर थीटा, तो फिर इसको इसको भी डबल कर दे, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। अगर मैंने इसको आधा कर दिया, वन प्लस कॉस थीटा, तो फिर ये भी इसको आधा कर दे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये एंगल्स को डबल आधा करना, ये सब ऐसे चलता रहती है स्टोरी। फिर तुम्हें इस वाले रूट को सॉल्व करना था, फिर इस टू में, फिर टू से कॉमन लेते, फिर वो मर्ज हो जाता, फिर टू में मर्ज करते, फिर टू कॉमन लेते, फिर एक प्रॉपर्टी बच जाती, यही प्रॉपर्टी बनेगी सारी।
एक बार 4 थीटा बनेगा, फिर 2 थीटा बनेगा, फिर थीटा जाएगा, और फिर लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट में जो ऊपर 2 लिखा ना, ये भी कट जाएगा। ठीक, करके देखना, बनेगा। ठीक है। हाँ अनमोल बताओ। नहीं सर, वो गलती से हो गई। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्लास का ही क्वेश्चन है यार, ये तो है। शॉर्टेस्ट बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, अच्छा कौन सी फॉर्म में लिखी है? वेक्टर फॉर्म, याद है। और यस डिस्टेंस सर। निकालना है तो क्या चेक करना? या तो स्क्यू है या फिर पैरेलल है, याद है ना। तो वो तो कौन यस सर। कौन बताता है पैरेलल है या स्क्यू है? वो तो हम किस पे देखते हैं, डीआर को चेक करते हैं ना, दोनों के डीआर चेक कर लेना, उसके बेसिस पे जज कर लेना। और उसने पता है डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने डिस्टेंस दे दिया, तो फिर बोला के का वैल्यू बताओ। तो आप डिस्टेंस निकालते हैं। अगर स्क्यू लाइन है तो मैं फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। ये B1 B2 क्या थे? डीआर्स थे। A1 A2 क्या थे? पॉइंट्स थे। और उनके डिवाइड में क्या आएगा? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। याद आया क्या? स्क्यू लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद है? ये तो इतनी बार किए यार, वेक्टर 3D में ना हमने इतनी बार कर लिए स्क्यू लाइंस के डिस्टेंस के फॉर्मूले, और भी बहुत सारी चीजें जो बार बार कंटिन्यू पूछी जाती है, वो हमने बहुत बार बताया। फिर भी ये जो एक आध क्वेश्चन बन गया ना, देखो यहाँ पर, देखो ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीरियड के बारे में सोचना था। 0 से 100 तक है फ्रैक्शन पार्ट की स्टोरी, होती है 0 से 1 होती है। ये भी ध्यान रखा करो कहाँ से कहाँ तक होता है। रूट है, तो थोड़ा सा आपको ना उसको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, मतलब उसका पीरियड क्या है, पीरियड के बेसिस पे करते हो तो तुम्हारा आंसर बन जाता। किया था ये तुम लोगों ने लास्ट वाला? नहीं किया? उसको ब्रेक कर लेते। अच्छा चलो, तुमने ये ऊपर एक क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ। आ, ये वाले में तो तुम लेबनिज लगाना। लेबनिज थ्योरम मतलब तुम दोनों साइड क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। और लेबनिज थ्योरम, तुम्हें लेबनिज थ्योरम आती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के लिए लेबनिज लगती है। हाँ। और एक क्वेश्चन और था यार, ये वाला ट्राई करके बताना। और अगर तुम्हें नहीं बने ना तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछना। क्या पूछा था उसने? जेनिथ का क्या पूछा है? ऑल द वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ जेनिथ आर अरेंज्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, नाउ द पोजीशन ऑफ। अच्छा, ये है भाई आपका रैंक बेस्ड क्वेश्चन। तुम्हें पता है रैंक बेस्ड क्वेश्चन मतलब रैंक कैसे निकालते हैं? पोजीशन निकालना, कि वो डिक्शनरी में कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। ये सुने ऐसे क्वेश्चन? नो सर। चलो तो तुम मेरे को ना एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को पक्का याद दिलाना। मैं तुम्हें आते ही ना ये वाला बताऊंगा, रैंक कैसे निकालते हैं। यार पीएनसी में ना अगर रैंक निकालना नहीं आएगा तो मतलब ऐसे मान लो ये क्वेश्चन तो तुम स्किप कर दिए। और मैं तुम्हें दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों कौन से? जिसमें लेटर रिपीट कर रहे हैं, जिसमें लेटर रिपीट नहीं कर रहे। मेरे को याद दिलाना तुम अगली क्लास में ना, मैं तुम्हें बताऊंगा तरीका। और इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन रह गया ना तो वो तुम थोड़ा ट्राई करके देखना। नहीं बने तो तुम पूछ लेना मेरे से, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ऐसे ऐसे मैंने ट्राई किया। ठीक है। और वो ये जरूर बताना है मेरे को, रैंक वाला प्रॉब्लम जरूर बताना, याद रह जाएगा। बताना लेकिन, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे उसको, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। चलो तो बाय, अभी ना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुम्हारा डिनर का भी टाइम हो रहा है। चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट, है ना। इसके जो बच गए रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। रैंक वाला मतलब, अरे उसको रैंक बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मतलब जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो वो डिक्शनरी में ना, डिक्शनरी में देखे आपने वर्ड्स कैसे आते हैं? अल्फाबेटिकली वर्ड्स आते हैं, पहले ए के आते हैं, पहले जेड के नहीं आते। तो मतलब रैंक बेस्ड मतलब कौन सी पोजीशन पे उसका नाम है, जेनिथ। जैसे मैं आपको कल सिखाऊंगा ना, तो तुम खुद अपने अपने नाम का ना रैंक निकाल के देखना, कि तुम डिक्शनरी में कौन सी पोजीशन पे लाई करते हो। जैसे मान लो बनाना वर्ड है, तो बनाना को मैं आगे पीछे घुमा के बहुत सारी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ जेनिथ को भी मैं बहुत सारे तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। देखो जेनिथ में कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। कुछ रिपीट कर रहा है क्या लेटर? नहीं कर नो रहा। तो सर। कितने लेटर है इसमें? 3 और 3 6। पता है जेनिथ को हम 6 फैक्टोरियल मतलब 720 तरीके से मैं इसको आगे पीछे घुमा के मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स बना सकता हूँ। जेनिथ के 720 वर्ड बनेंगे, पता है तुम्हें? जैसे जेड को पहले कर दिया, फिर जेड को लास्ट में कर दिया, जेड को कहीं भी घुमा रहे हैं, इनको कहीं भी घुमा रहे हैं। समझ गए? और 720 में
जेनिथ कौन सी पोजीशन पे बनेगा वो उसने पूछा है। समझ में आया मेरा पॉइंट? मतलब इनको आगे पीछे शफल करते हैं ना तो बहुत सारे तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं। तो जेनिथ कौन सी पोजीशन पे आता है वो हमें चेकआउट करना होता है। तो इसको बोलते हैं रैंक बेस्ड प्रॉब्लम, या डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम्स बोल दो, या डिक्शनरी पोजीशन निकालने वाली प्रॉब्लम्स बोल दो, एक ही बात है। तुम नेक्स्ट क्लास में याद तो दिलाना यार, दो दो स्लाइड में तुम्हें वो क्लियर करा दूंगा, और शायद उसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं कि तुम्हें बने ना। ठीक है, बट याद दिलाने का तुम्हारा काम है यार। -100? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। तुम देखना देखना, तुम फिर अपना निकालना मनीष, अपने नाम का निकाल के देखना। मनीष में भी वैसे वो लेटर रिपीट नहीं करता, तो तुम्हें लेटर रिपीट ना करे वो वाला मेथड लगाना है। जिसमें लेटर रिपीट करता है मैं वो वाला बता दूंगा। जैसे मेरे नाम में लेटर रिपीट करता है, तो उसमें वो कमलप्रीत में भी लेटर रिपीट कर रहा है। ठीक है, चिराग में लेटर रिपीट नहीं करा। तो वो विद दो टाइप होते हैं, व्हेन लेटर्स आर रिपीटेड और व्हेन लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। मैं तुम्हें दोनों टाइप बता दूंगा। ठीक है, चलो। बट टाइम से ज्वाइन कर लेना मनीष, आप लेट आते हो तो रैंक बेस्ड क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर आप जिंदगी भर सोचे रहोगे कि यार मेरी रैंक कौन सी थी, है कौन सी पोजीशन पे आता हूँ मैं डिक्शनरी में। तो वो फटाफट ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो लेट ज्वाइन करता है इसलिए वो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती है। आते ही बताऊंगा मैं पहली दो स्लाइड पे। फिर बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे अपन। चलो बाय बाय, गुड नाइट, है ना।